अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th क्लास का आज हमारा थर्ड लेक्चर है बायोलॉजी का। इसमें हम पढ़ेंगे लंग्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। लंग्स क्या हैं? लंग्स सैक लाइक ऑर्गन्स हैं यहाँ मैंने बताया कि लंग्स क्या हैं, सैक लाइक ऑर्गन्स हैं। एल्वियोलाई जो एक साइड के होंगे वो मिलकर एक लंग बनाएंगे। तो हमारे पास लंग्स क्या हैं? लंग्स एक तो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये इलास्टिक भी होते हैं। इलास्टिक का मतलब है लचकदार होते हैं, प्लस ये स्पॉन्जी भी होते हैं। ये अच्छा एब्जॉर्ब और रिलीज कर देने वाले ऑर्गन हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि और कौन से करैक्टर्स हैं इसके लिए। ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इनका काम क्या है कि ये ब्रीथिंग करवाते हैं यानी कि ये एयर को अंदर लेके आते हैं और एयर को बाहर लेके जाने के लिए यूज़ होते हैं। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। उसके अलावा हम देखेंगे इलास्टिक हैं, स्पॉन्जी हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? लोकेशन हम देखेंगे। लोकेशन कहाँ पर है? ये लोकेटेड होते हैं चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी किसे कहते हैं? थोरेसिक कैविटी बुक के अंदर लिखा हुआ है। दैट इज़ अ सेकेंड लार्ज कैविटी। आपकी बॉडी में दूसरी बड़ी कैविटी को चेस्ट कैविटी कहते हैं। ये ऊपर का हिस्सा जिसमें लंग्स होते हैं, जिसमें हार्ट रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, जिसमें आपका रिब केज होता है, ये सारे जो होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। लंग्स किस फॉर्म में होते हैं? लंग्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। पेयर की फॉर्म में, ये जोड़ी की फॉर्म में होते हैं। एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है। लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और राइट लंग लार्जर होता है, बड़ा होता है। लेफ्ट लंग स्मॉलर क्यों होता है? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ये सिस्टम रखा है कि लंग्स के सेंटर में यहाँ पर हार्ट फिट किया है। अल्लाह ताला ने दिल को फिट किया हुआ है। ये जो दिल होता है, आपने भी पढ़ा, दिल का झुकाव जो होता है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है। तो जो लेफ्ट वाला लंग है वो 2 लूब्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर सिर्फ 2 लूब्स होती हैं, और जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लूब्स होती हैं, यानी ये बड़ा होता है। ये 2 लूब्स इसलिए होती हैं क्योंकि इसकी एक लूब कम इसलिए होती है क्योंकि ये रूम प्रोवाइड करता है हार्ट के लिए, स्पेस प्रोवाइड करता है दिल के लिए, इसलिए ये छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। ठीक हो गई बात। उसके बाद हम आ जाते हैं मेम्ब्रेन की तरफ या प्रोटेक्शन की तरफ। लंग्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? पहली तो बात है, एक बोनी स्कल होता है या बोनी कार्टिलेज होता है, जिसे हम रिब केज कहते हैं। रिब केज से मुराद है रिब्स का बना हुआ, पसलियों का बना हुआ एक जाल जो इनके ऊपर होता है। वो क्या काम करता है? वो प्रोटेक्ट करता है इनको किसी भी आउटर इंजरी से। खुदा ना खास्ता आप कहीं से गिर जाते हैं तो आपके लंग्स डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होंगे बल्कि पसलियाँ अफेक्ट होंगी। ठीक हो गई बात। ये रिब केज कहलाता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लंग्स में एक और चीज़ भी मौजूद होती है। होता क्या है कि लंग्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स बाउंड्रीज होती हैं। एक को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आपको वहाँ डायग्राम के अंदर नज़र आ रही होगी। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? पेरिटल प्लूरा। बुक के अंदर इसका नाम नहीं दिया हुआ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पेरिटल प्लूरा। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होती है।
इनर मेम्ब्रेन को कहते हैं विसरल प्लूरा। वहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा डायग्राम के अंदर। इनके सेंटर में एक कैविटी मौजूद है, कैविटी खिला मौजूद है, खाली जगह मौजूद है, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड का क्या काम होता है? ये फ्रिक्शन कम करता है। देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया कि लंग्स को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। पहली बात, लंग्स को प्रोटेक्शन रिब्स दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने रिब्स के 12 पेयर्स बनाए हैं जो दोनों तरफ क्या करें, हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है थोड़ा सा, ये रिब्स हैं, ये सामने सीने की हड्डी है, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। ये रिब्स पीछे जाके वर्टेब्रल कॉलम से अटैच हो जाते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये रीढ़ की हड्डी जो मौजूद होती है उसके साथ। इसके सेंटर में जो आपको गैप नज़र आ रहा है, यहाँ एक लंग होता है, यहाँ दूसरा लंग होता है और उसके सेंटर के अंदर अल्लाह ताला ने हार्ट को रखा हुआ है। तो ये जो रिब्स हैं ये लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा ये इस जाल को, रिब्स के जाल को रिब केज कहते हैं। अगर हम अपने लंग्स को देखें तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बनी हुई हैं। आउटर मेम्ब्रेन को पेरिटल प्लूरा कहते हैं, इनर को विसरल प्लूरा कहते हैं। इनके दरम्यान जो कैविटी होती है, आउटर मेम्ब्रेन को पेरिटल प्लूरा कहते हैं, इनर को विसरल प्लूरा कहते हैं। इनके दरम्यान जो ये खाली जगह है इसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये उनको किसी भी इंजरी से बचाता है, नुकसान से बचाता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, रगड़ से बचाता है। तो ये हमारी हो गई लंग्स की प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट होगा लंग्स का, वो हम डिस्कस करेंगे इसके मसल्स। इसके अंदर बेसिकली 2 तरह के मसल्स काम कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड डायाफ्रेम, आपको नीचे नजर आ रहा है डायाफ्रेम, ये मसल है। एंड द अदर वन इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। इन 2 मसल्स की वजह से लंग्स जो हैं वो ब्रीथिंग का फिनोमेना सर अंजाम देते हैं। ठीक हो गई बात? ये हो गया हमारा लंग्स। अब हम आ जाते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे। ब्रीथिंग को पढ़ाने से पहले मैं पहले भी आप लोगों को ब्रीथिंग की डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ कि व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एयर आपके लंग्स में जाती है, उसमें से ऑक्सीजन को कैरी कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में शामिल कर दी गई थी, एल्विनाई ने जो शामिल कर दी थी, ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल कर दी गई, उससे आपके लंग जो है वो बाहर फेंक देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। इसके 2 बेसिक फेजेस हैं। फेजेस पढ़ेंगे इसके फेजेस होते हैं जी 2 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इज इनहेलेशन एंड नंबर 2 इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एयर का अंदर लेके जाना, लंग्स के अंदर एयर का लेके जाना, ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो उसे अंदर लेके जाना। एक्सहेलेशन ऐसी एयर जिसके अंदर से ऑक्सीजन को कैरी कर लिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, उस एयर का बॉडी से बाहर मूव करवा देना एक्सहेलेशन कहलाता है। इनहेलेशन में क्या होता है, मैं यहाँ पॉइंट्स बनाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स क्या होती हैं, रेज्ड होती हैं, रिब्स ऊपर को उठती हैं।
इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स ऊपर को उठती हैं, जब ऊपर को उठती हैं तो एक और मसल्स भी है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायाफ्रेम। इनहेलेशन में यही 4 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स ऊपर को उठती हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जी, ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। कौन सा वॉल्यूम यहाँ पर लिखा होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स के एक टर्म समझाती हूँ। फिजिक्स में कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि और वी कैन राइट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को हम वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब एक और टर्म है, हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ये 2 फिनोमेनाज हैं जिनको हमने फॉलो करना है। जब इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये डायफ्रेम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में मैंने आपको दिखाया हुआ है, सीधा हुआ है, ठीक है। जब डायफ्रेम और इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मैंने आपको बताया प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपको पता है आउटर एयर में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र की सतह के करीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन जैसे ही इंसान के लंग्स के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंसान के लंग्स के अंदर जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्रेम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर 760 है, लेकिन जब इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होके ऑलमोस्ट हो जाएगा 759, यानी कि यहाँ पर -1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का क्या आ गया है जी, डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर डिक्रीज हो गया है। अब हमारा रूल क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ें जाती हैं। बाहर प्रेशर हाई है, अंदर प्रेशर लो है, तो एयर क्या करेगी, ऐसी एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो अंदर आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। समझ आई है? मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। इनहेलेशन का मतलब है एयर का अंदर आना। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और वी कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। एक और रूल है, हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। अब हम आते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एयर रिच इन ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायफ्रेम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, रिब केज या रिब्स जो होती हैं वो ऊपर को मूव करती हैं, एलिवेट करती हैं, उभरती हैं ऊपर को, जिसके नतीजे में डायफ्रेम भी लोअर हो जाता है, लो यानी ढीला पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में। इसके नतीजे में वॉल्यूम जो है, ये जो मैं दिखा रही हूँ कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम यानी लंग्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो गया है। बाहर प्रेशर 760 था, नॉर्मल कंडीशन में अंदर भी 760 था, लेकिन बाहर 760 था, अंदर लो हुआ तो 759, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डिक्रीज हो गया है। तो फिर क्या होगा, हमने पढ़ा कि हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। बाहर से एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्या करेगी, अंदर आ जाएगी लंग्स के अंदर, और एल्वियोलाई उसमें से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट फिनोमेना हो गया।
एक्सहेलेशन का मतलब है ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की शरह ज़्यादा होती है, उसे आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की शरह क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के नतीजे में क्या बनता है? रेस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के ज़रिए से लंग्स में पहुंचा दी जाती है और लंग्स में एल्विलाई इसे बाहर निकालने के लिए एक्सहेलेशन का सहारा लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स होता है, दोनों मसल्स रिलैक्सिंग कंडीशन में आ गए हैं। ये क्या है? ये एक पैसिव एक्शन है। पैसिव एक्शन से मुराद है ऐसा एक्शन जिसमें एनर्जी यूज ही नहीं होती। यहाँ पर दोनों में क्या होता है? डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो डोम शेप बनाता है, गुंबद की तरह का स्ट्रक्चर, यानी यहाँ से यूं स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज डायफ्राम, गुंबद की स्ट्रक्चर ऊपर को उठेगा। ये क्या करेगा? जब ये ऊपर को उठेगा ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगा। अब मैं इस तरह शो करूँगी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब मसल्स अपनी पुरानी पोजीशन में आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा? बाहर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो अंदर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा जी? अंदर हो जाएगा 761। 1 मिलीमीटर हाइड्रोगार्म या 1 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर अंदर बढ़ गया है। फिजिक्स का रूल क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। अब अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है। अंदर ऐसी एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो ज़्यादा है वो बाहर मूव कर जाएगी। दोबारा से बता देते हैं, हो क्या रहा है कि एक्सहेलेशन में एयर ने बाहर जाना है, दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है? हमारी बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होती है जो ब्लड के थ्रू एल्विलाई में पहुँचा दी जाती है। हमारे यहाँ 2 मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम मसल, दोनों एक्सहेलेशन में रिलैक्स करते हैं। इसको पैसिव कंडीशन कहते हैं, इसमें एनर्जी यूज नहीं होती। जो लास्ट टाइम हमने इनहेलेशन पढ़ा था दैट इज ए एक्टिव प्रोसेस, उसमें एनर्जी यूज होती थी। इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स होते हैं जिसके नतीजे में इंटरकॉस्टल मसल अपनी पुरानी पोजीशन की तरफ वापस आते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है कम। डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो इसकी डोम शेप बन जाती है। दोनों ऐसे तरह इस तरह का कंडीशन बना देते हैं इस तरह की कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लंग्स के अंदर जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 था, अंदर 761 हो गया। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस आ गया, अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया। तो क्या होगा कि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर थी वो बाहर रिलीज कर दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ठीक हो गई बात? देखें, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट आपकी बॉडी का कितना है? 16 से 20 बार आप 1 मिनट के अंदर ब्रीथ करते हैं, यानी 1 मिनट में आप 16 से 20 बार ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ड एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते हैं? 30 to 40 टाइम 1 मिनट में हम लोग ब्रीथ कर रहे होते हैं। अब होता क्या है? ब्रीथिंग जो है वो क्या है? ब्रीथिंग दरअसल एक इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन है यानी कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता बल्कि ये कुदरती तौर पे होता रहता है। अगर ये इनवॉलंटरी एक्शन है तो इसको ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? इसको ब्रेन का हिस्सा पोन्स कंट्रोल करते हैं, जो कि हाइंड ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ये इसके लिए सिग्नल भेजते हैं। अगर ब्रीथिंग सम टाइम वॉलंटरी हो जाती है
वॉलेंट्री एक्शन से मुराद ऐसा एक्शन जो हम अपनी मर्जी से कर सकें। बाज़ अगात थोड़े टाइम के लिए हम ब्रीथिंग को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसा कि ड्यूरिंग स्विमिंग के दरमियान हम ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइम इसको कौन कंट्रोल करता है? इस टाइम इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, दैट इज़ ये भी ब्रेन का एक हिस्सा है, पोर्शन है। ये क्या करता है? वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग स्विमिंग। हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि क्या मौजूद होता है? पोन्स मौजूद होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं। किस चीज़ के लिए? सेंसिटिव टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम दौड़ना या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ब्लड के अंदर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर रिलीज होती है तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की शरह ब्लड में बढ़ती है तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर सिग्नल भेजता है, किसको भेजता है? ब्रीथिंग मसल्स को, कि वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें। ब्रीथिंग मसल्स मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्रेम मसल्स। ये दोनों मसल्स जो होती हैं ये अपने रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज कर देते हैं। कितना? 30 to 40 टाइम 1 मिनट में करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रीथिंग। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स में पहुंचती है और रेस्पिरेशन का